राधे राधे साथियों। तो एनटीपीसी और आरपीएफ और आरआरबी के तहत जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाने वाली मैथ के लिए हम लेकर के आए हैं एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों को बहुत दिक्कत देता है आमतौर पे। तो इस चैप्टर का नाम है वृत्त, जीवा, चाप एवं स्पर्श रेखा। तो शुरू से समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में। तो सर्कल क्या है? किसी समतल में स्थिर स्थिर बिंदु के परिता एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का पथ एक वृत्त कहलाता है। जैसे ये केंद्र है, केंद्र से नियत दूरी पर ये बना हुआ है। तो यहाँ से जो ये परिधि है, परिधि को बोलते हैं सर्कमफेरेंस, है ना, सर्कमफेरेंस। और ये जो इसका सेंटर है, इसको अगर हम ओ मान लें तो सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे हम? त्रिज्या। ठीक, तो त्रिज्या। और अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा तो ये हो जाती है हमारी व्यास। ठीक है, इसको कहते हैं हम डायामीटर। तो व्यास डायामीटर और त्रिज्या जो है वो रेडियस और परिधि जिसको कहा जाता है सर्कमफेरेंस। इतना तो आगे समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका है जीवा। अब जीवा यानी कि कॉर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, जीवा मतलब कॉर्ड। अब जीवा क्या होती है? तो जीवा को जैसे ये वृत्त मान लिया हमने। अब इस वृत्त में मैं ऐसी रेखा खींच दूं या ऐसी रेखा खींच दूं या बिल्कुल ये रेखा खींच दूं या ऐसे में भी खींच सकते हैं। ये एक परिधि से, परिधि पर कोई दो बिंदु हैं जो आपस में एक दूसरे से मैच कर दिए जाते हैं एक रेखा के द्वारा, उसे जीवा कहते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकती है? तो सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास हो सकती है, क्योंकि व्यास जो है वो बीचों बीच से जाती है ना। और ये भी तो एक प्रकार की आपकी कॉर्ड है, जीवा है। क्लियर हो गया? तो परिधि, त्रिज्या, व्यास और जीवा, इसके बारे में हम जान चुके हैं। और ये नीचे व्यास के बारे में दिया। अब है चाप के बारे में। तो चाप क्या होता है? चाप का मतलब होता है आर्क। आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक आर्क हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप। मतलब इस तरीके से जो भी गोलाई वाला भाग है, या कह दें कि वृत्त की परिधि में दो मिनिमम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम भी हो सकते हैं। तो जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की, उसे हम क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। इसको आर्क बोला जाता है। नेक्स्ट, अगली चीज है चाप का अंश माप। मतलब कि आर्क का जो एंगल है वो कैसा मापा जाएगा? तो आर्क का जो एंगल है वो मापा जाता है अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, दोनों तरफ से मापा जाता है। अंदर का एंगल कहलाएगा अंताखंड, और मतलब अंदर वाला, और ये है बाहर वाला। फिर बात करते हैं वृत्तखंड के बारे में। तो वृत्तखंड कई प्रकार से आप बना सकते हैं, जैसा कि इसमें बना हुआ है वृत्तखंड। ये नीचे वाला एक वृत्तखंड हो गया, क्योंकि ये छोटा है तो ये लघु वृत्तखंड है। और ये ऊपर वाला हो गया, ये बड़ा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है? दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का एक भाग। ठीक है। नेक्स्ट दिया है अर्धवृत्त। अगर बीचों बीच से इसको हम खींच दें, ठीक, तो ये दो पार्ट में बराबर बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो ये प्रत्येक पार्ट अर्धवृत्त कहलाएगा, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। इसके बाद बात कर लेते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंट से है। टेंजेंट क्या होता है? तो परिधि पर स्पर्श करके कोई रेखा जा रही है, जैसे कि ये जा रही है और ये एक बिंदु पर काट रही है, तो ये पी और क्यू जो रेखा है एक्स पर काटेगी, तो पी एक्स क्यू ये जो रेखा है वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। अब स्पर्श रेखा आप जरूरी नहीं है ऐसे खींचो, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं। तो ये बात हो गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट के बारे में। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता है, वीडियो को पॉज करके दोबारा से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगली चीज है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परिधि को टच करती हैं। ठीक है, ये वृत्त के अंदर बना हुआ ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परिधि को आपस में टच करती हैं, उसे ही चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। फिर इसमें आता है कि एकांतर में वृत्तखंड बना हुआ है। ठीक है, एकांतर में वृत्तखंड, जैसे कि ये दिया हुआ है ए बी सी और ये जीवा है। ठीक, तो परिभाषा में क्या दिया है?
कि स्पर्श बिंदु बी से एक स्पर्श रेखा एबीसी और एक जीवा बीडी खींची गई है। इसमें जो अल्फा का एंगल दिया रहता है वो एकांतर वृत्तखंड तथा बीटा का जो एकांतर वृत्तखंड है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये रहा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये क्या कहलाएंगे, एकांतर के वृत्तखंड। उसके बाद पूछा जाता है छेदक रेखा किसको कहते हैं। तो छेदक रेखा ये बाहर से जा रही है, जो रेखा ऐसी स्पर्श रेखा जो अंदर से होकर के गुजर जाए और बराबर बराबर भागों में बांटे नहीं बांटे वो बात बराबर है। तो ये वृत्त को दो भागों में बांटती हुई दूसरी तरफ निकल जाएगी, इसको कहेंगे हम छेदक रेखा। जैसे पी क्यू और आर एस दो छेदक रेखाएं हैं और वृत्त की अनंत छेदक रेखाएं बन सकते हैं, कितनी भी खींच लो, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, कितनी भी छेदक रेखाएं इसमें हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वृत्त की विभिन्न स्पर्श रेखाएं। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यही मान खाते हैं कि ये पढ़ के नहीं जाते। देखिए जरा कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो दिया गया है कि बाहर से जो स्पर्श कर रहे हैं, दो वृत्त जो बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, दो वृत्त जो बाहर से जिनकी परिधियां आपस में टच हो रही हैं, उनमें आपको ये बताना है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आंसर रहेगा कि केवल तीन, तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दोनों को टच करती हैं, है ना। जैसे कि डी और सी दोनों को टच कर रही है, ए और बी दोनों को टच कर रही है और एक बीच में लाइन गई है ई और एफ, है ना। तो ये है उभयनिष्ठ रेखा। वैसे तो आप कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच लो, इसकी खींच लो, इसकी खींच लो, तो ऐसे तो बहुत हो जाएंगी, लेकिन जो दो वृत्त आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, उनकी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, तो तीन होगी। पहली ए बी, दूसरी सी डी और तीसरी जो है ई एफ होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको इस प्रकार से चित्र दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए अगर दोनों एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं तो इनमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी बन सकती हैं। तो अगर ये बाहर से त्रिज्या मतलब परिधि को सर्कमफेरेंस को टच करते हुए निकल जाए तो आप तीन ही उभयनिष्ठ या कॉमन स्पर्श रेखाएं कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो, दो ये हो जाएंगे और एक इसके बीच में से। ठीक है, क्लियर है, पहला पॉइंट आपका तीन उभयनिष्ठ रेखा है। अब अगली बात आती है कि अगर दोनों अंदर की ओर हो, मतलब एक अंदर और एक बाहर हो वृत्त और ये यहाँ पे टच कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में केवल एक स्पर्श रेखा आप उभयनिष्ठ खींच सकते हैं, मतलब कॉमन एक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसे ही तो खींच पाओगे, ये दोनों यहाँ पे टच कर रही हैं बी पॉइंट पे और सी और ए इसको क्रॉस करते हुए जा सकती है। तो ऐसे में अगर केवल आपको ये चित्र दे दिया जाए इस प्रकार से, पूछा जाए ये रेखा नहीं दे रखी होगी, केवल ये चित्र दिया रहेगा, एक अंदर और एक बाहर, ये दोनों अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो क्या बताएंगे हम कि केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर परस्पर स्पर्श नहीं कर रहे हैं तब कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऐसे में आंसर होगा आपका चार। कितनी? चार। कैसे? दो तो ये सीधी हो जाएंगी और दो हो जाएंगी आपकी तिरछी, तिरछी। ठीक है, तो यानी कि टोटल चार स्पर्श रेखाएं इस कंडीशन में, एक स्पर्श रेखा इस कंडीशन में और तीन स्पर्श रेखाएं ऐसी कंडीशन में हम खींच सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ सकता है इनसे, है ना। तो इस इन तीनों को अच्छे से आप याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट पर अब है वृत्त संबंधी प्रमेय। इसका मतलब क्या है कि अब हमको ये बताना है कि इनके फैक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला फैक्ट्स है कि अगर समतल में किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, जैसे एक बिंदु ए है और एक बी है, तो यहाँ से कितने सारे हम वृत्त खींच सकते हैं? बहुत सारे, यानी कि अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। पहली लाइन आपको यही दे दी जाएगी कि अगर समतल में कोई दो बिंदु हैं तो उनसे होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या बताइए, है ना। तो कितने हो जाएंगे? अनंत वृत्त। फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर तीन बिंदु दे रखे हैं समतल में तो उनसे होकर के, तीनों से होकर के कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे ए पॉइंट ये दिया है, बी दिया है और ये सी दिया गया है। अब इसमें से आप केवल कितने खींच सकते हो? एक वृत्त को ही खींच सकते हो। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या
एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि ये क्या जा रही है, स्पर्श रेखा, और ये है त्रिज्या। तो ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वहां पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, आप अगर ऐसे भी लोगे तो ये भी एक क्या हो जाएगी, टेंजेंट स्पर्श रेखा हो जाएगी, और यहाँ से भी अगर इसको मिलाओगे तब भी ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो मतलब स्पर्श रेखा और त्रिज्या जब एक दूसरे को टच करती हैं, स्पर्श करती हैं, तो वहां पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर या लंब होती हैं। अगली चीज तो प्रमेय नंबर 4 है कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यानी कि जैसे ये एक जीवा है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जब भी इस पर कोई लंब डाला जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको दो पार्ट्स में बराबर बराबर डिवाइड कर देगा, यानी समद्विभाजित, दो भागों में बराबर बराबर बांट देगा। अब जरूरी नहीं है हम ऐसे करें, ये भी एक जीवा हो सकती है, इस पर अगर केंद्र से लंब डाला जाएगा तो ये भी दो भागों में विभाजित हो जाएगी। अगली चीज नेक्स्ट है, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। अब मान लीजिए दो बराबर है, ए और बी, ऐसे ही डी और सी, ये इन दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि इनकी केंद्र से दूरी क्या है, तो केंद्र से ये लंब डालेंगे, ठीक है, मतलब दूरी पूछी है, तो इनकी जो दूरी रहेगी ओ ई और ओ एफ, ये भी बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इनकी जो लंबाई है जीवाओं की वो भी एक दूसरे से बराबर है, ठीक। प्रमेय नंबर 6, बराबर वृत्त में या जो सर्वांग समवृत्त होते हैं उनमें जो बराबर जीवाएं हैं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। जैसे कि ये दो सर्वांग सम या मान लीजिए बराबर वृत्त हैं, इनमें ए बी और सी डी बराबर हैं, तो ये इनकी जो दूरी है केंद्र से ओ ई और ओ एफ, ये भी एक दूसरे के बराबर ही होंगी। या मान लें ओ वन ई और ओ टू एफ एक दूसरे की बराबर लंबाई की ही होंगी, ठीक। नेक्स्ट है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। जैसे ये है, तो ये केंद्र पर बना हुआ कोण है और ये शेष चाप पर बनाया हुआ कोण है, तो ये जो एंगल रहेगा वो इस पे आधा होगा, या कहें कि केंद्र पर बना हुआ कोण इसका डबल होगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये एंगल अगर 60 दे रखा है तो इसका ए ओ बी जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 120, या इसको 120 दे रखा होगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा। इस प्रमेय को हमेशा याद रखेंगे। करते हैं नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय नंबर 8, दिया है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है, ये अल्फा बीटा और गामा, ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है, ठीक है। तो ये कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है क्योंकि ये हम चक्रीय चतुर्भुज या कह सकते हैं इस तरीके से बनाए हैं। जैसे कि ये 90 डिग्री बनेगा, अगर यहाँ भी हम बनाएंगे तो भी ये अर्धवृत्त में कोण रहेगा, तो ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस प्रमेय को अच्छे से ध्यान रख ले कि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, समकोण होता है। नेक्स्ट, अगर दीर्घवृत्त में कोण बनाएंगे तो कैसा बनेगा, न्यून कोण का बनेगा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम ये रहेंगे न्यून कोण। तो ये वृत्त, ये अगर यहाँ से बनाते तो ये अर्धवृत्त हो जाता, लेकिन वहां से हमने बनाया नहीं है। हमने कहाँ से बनाया है, ये बड़ा खंड। तो यहाँ जितने भी कोण बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 90 डिग्री से छोटे बनेंगे। तो इस प्रमेय में बताया गया है कि लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है। पहले वाले में हमने पढ़ा था कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण है, ठीक। फिर हमने पढ़ा है कि दीर्घ वृत्त का कोण न्यून कोण होता है, यानी ये दीर्घ वृत्त हो गया, इसमें जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से कम का ही बनेगा। फिर बताया गया है कि लघु वृत्त का वृत्तखंड का कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा, यानी लघु वाले एरिया में, है ना, जो भी कोण बनेगा वो 90 से 180 के बीच का बनेगा। अब पढ़ेंगे हम चक्रीय चतुर्भुज का कोण। तो ये रहा चक्रीय चतुर्भुज का कोण। इसमें सबसे पहली खास बात ये होती है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं
यानी सम्मुख कोण, ए के सामने सी है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री का होगा। यानी एंगल ए एंगल सी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी यानी सम्मुख कोण है, ये इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। आप चाहे जैसे चक्रीय चतुर्भुज बनाइए, चाहे इस आकृति में चाहे ऐसे आकृति में, रहेंगे उनके आमने सामने के कोण कैसे, 180 डिग्री के टोटल के बराबर। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण, यानी बाहर वाले कोण की बात कर रहा है। तो बाहर वाले कोण में क्या होता है कि अपने सम्मुख वाले अंतःकोण के बराबर होगा। जैसे कि इसमें दिया गया है बहिष्कोण अल्फा अंतःकोण ए डी सी के बराबर होगा। अब इसमें देख लेते हैं, ये बहिष्कोण अल्फा है, इसमें ए डी सी ये रहा, यानी कि इस एंगल के बराबर ये अल्फा का कोण होगा। कब होगा, जब ये चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज का बाहर वाला कोण अपने अंदर वाले कोण के बराबर होता है, जो सम्मुख कोण होता है। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है बहिष्कोण बीटा अंतःकोण बीएडी के बराबर होगा। अब बीटा कहाँ दिया गया है, तो ये रहा बीटा। बीटा किसके बराबर है, बी ए डी, यानी कि इस एंगल के बराबर। जितना ये एंगल होगा उतना ही बीटा का मान होगा। ऐसे ही दिया है बहिष्कोण थीटा अंतःकोण ए बी सी के बराबर है। अब इसमें देखना है थीटा किधर है, ये रहा थीटा। तो थीटा किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगली प्रमेय है प्रमेय नंबर 14। ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रमेय, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बाहरी बिंदु है जो वृत्त के अंदर नहीं है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं टेंजेंट खींची जा सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि मान लिया जाए कि ये टी बिंदु है, टी बिंदु से ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई है कि दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उनकी जो लंबाई है वो भी बराबर रहेगी। टीपी की लंबाई टी क्यू के बराबर रहेगी, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगी, क्योंकि एक एक बिंदु से वृत्त के दोनों सेम पॉइंट, मतलब लगभग समान लंबाई के बराबर होंगे। फिर है उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब ये क्या होता है, ये निकालने के लिए आ जाता है, जैसे कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O1 है और एक और वृत्त है जिसका केंद्र O2 है, इनको मिलाने वाली ये जो रेखा दिख रही है AB, ठीक है, इसकी वो लंबाई पूछ सकते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, उनके केंद्र के बीच की दूरी का वर्ग, केंद्र के बीच की दूरी का वर्ग माइनस जो त्रिज्या होगी, ये मान लीजिए R1 है और ये मान लीजिए R2 है, तो इनके अंतर का स्क्वायर कर देंगे और रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। मान लीजिए अब हम इसमें जो केंद्र के बीच की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो ए और बी पॉइंट के बीच में, इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे, केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इधर रखा जाएगा, त्रिज्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है, यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो गया 100 और 100 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 चौके 16। ठीक है, तो ये बचेगा 84, यानी कि √84 इसकी क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। नेक्स्ट करते हैं, अब दिया गया है कि उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्श रेखा, पहले जो थी वो स्पर्श रेखा सीधी जा रही थी, अब स्पर्श रेखा कैसे में है, तिरछे में है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, त्रियक रेखा। तो जहां हम त्रिज्याओं का अंतर ले रहे थे वहीं पे अब हम त्रिज्याओं का योग लेंगे, यानी कि फिर वैसे ही मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, केंद्र के बीच की दूरी 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब लिखा हुआ है त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी है, 4 है और 2 है यानी 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 36। 36, तो 100 में से 36 जाएगा, कितना आएगा, 64। और चूंकि ये सब अंडर रूट के अंदर में है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अकेली है
तो उसमें हमें त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर लेना है, और उभयनिष्ठ अगर तिर्यक रेखा है, ऐसी तिरछी रेखा है, तो उसमें त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर लेना है। इतनी सी बात है। नेक्स्ट करते हैं प्रमेय नंबर 15। प्रमेय 15 कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण अपने एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। यानी ये रही है एक स्पर्श रेखा और ये है कोई एक जीवा, ठीक। तो वो कह रही है कि एंगल ये जो बी से जो बीडी पर एक स्पर्श रेखा एबीसी जो खींची गई है, उसमें जो एंगल बनेंगे दो, एक बनेगा अल्फा और एक मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये किस किस के बराबर होंगे? जो अल्फा है वो रहेगा एंगल बी बाई डी के बराबर, ठीक है। एंगल बी बाई डी ये मान लिया जाए बी बाई और डी इस एंगल के बराबर। ऐसे ही जो एंगल थीटा रहेगा वो बी एक्स डी के बराबर रहेगा, यानी कि ये जा रहा है एंगल थीटा, ये किसके बराबर है? इसके बराबर, ठीक है। बी एक्स डी ये एंगल है, इनके बराबर रहेगी। तो ये प्रमेय अगर हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाती है उतनी ही आसानी से हम क्वेश्चन करेंगे। पहले पूरी प्रमेय लगा लेंगे, उसके बाद उनके एक एक उदाहरण भी हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय नंबर 16। यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करें तो उनके खंडों से निर्मित आयत बराबर होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि आयत बराबर होते हैं। अगर आयत बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो खंड हैं उनके गुणनफल भी आपस में बराबर होंगे। अब दो कंडीशन बनेगी। जैसे पहली कंडीशन ये रही, ठीक, और इसको काट दिया गया है दूसरी जगह से, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो एपी है और पीबी है इनका अगर हम गुणनखंड कर दें, और जो डीपी है और पीसी है इनका गुणनखंड कर दें, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी एपी इंटू पीबी बराबर है सीपी इंटू पीडी के। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आने आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर आधारित है। मान लीजिए वो आपको दे देगा कि ये 8 है और ये 4 है, ये 3 है, इसकी लंबाई आपको बतानी है ना। तो कैसे निकालेंगे? सीधी सीधी इन दोनों का गुणा करेंगे और इससे भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि एपी इंटू पीबी बराबर है सीपी इंटू पीडी के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको आगे आने वाले सवालों में यूज करेंगे। बस ये प्रमेय आप याद रखिए कि एपी का इंटू और पीबी का इंटू बराबर है डीपी का इंटू और सीपी के इंटू के बराबर। अब है नेक्स्ट कंडीशन कि अगर वो रेखाएं बाहर जाकर के प्रतिच्छेद करती हैं, पहले क्या हो रहा था अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही थी, अब अगर वो बाहर प्रतिच्छेद करती है तब क्या करेंगे? तब इनकी लंबाई कैसे पूछी जाएगी? तब इनमें क्या बनेगा कि जो आपका ए से लेकर के पी तक का गुणनखंड है और डी से लेकर के सी तक का गुणनखंड है, अब गुणनखंड करने के लिए हमें दूसरी चीज चाहिए, ए पी इंटू बी पी करेंगे, यानी ए से लेकर के पूरी पी तक की वैल्यू और बी से लेकर के पी तक की वैल्यू, इन दोनों का गुणा किया जाएगा। और ऐसे ही पूरा डीपी से लेकर के फिर बाद में सीपी का उससे गुणा किया जाएगा, सीपी का इंटू डीपी से। ये दोनों प्रमेय बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपको मैं उदाहरण के साथ इसी प्रैक्टिस सेट में कराने जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय नंबर 17 कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए और उसी बिंदु से छेदक रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा पर बना वर्ग छेदक रेखा के खंडों से निर्मित आयत के बराबर होता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे अगर एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी, ठीक है, और उसी बिंदु से एक छेदक रेखा खींच दी, ये छेदक रेखा होगी। क्लियर? अब वो कह रहा है कि स्पर्श रेखा पर बना वर्ग, स्पर्श रेखा पर बना वर्ग, ये स्पर्श रेखा है, इसका अगर हम स्क्वायर बनाएं तो स्क्वायर को इस तरीके से बनेगा, ठीक। और छेदक रेखा के खंडों से निर्मित आयत के बराबर होगा। तो छेदक रेखा ये है, ठीक है, इस पर अगर कोई आयत बनाया जाएगा तो वो इस स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि जो टीपी पर स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? एटी इंटू बी टी के। ये टीपी है, इसका स्क्वायर कर देंगे यानी 2 बार टीपी ले लिया जाएगा और उसका इंटू किससे कराया जाएगा? एटी इंटू बी टी से, ठीक है।
तीन कंडीशन हमने पढ़ ली है। चलिए दोबारा